बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के बारे में। बहुजीनी वंशागति, इसी को बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसके अंदर तो क्या था, बहुजीनी वंशागति में एक लक्षण को एक से अधिक जीन नियंत्रित कर रहे थे। एक से अधिक जीन नियंत्रित करते हैं। डेफिनेशन लिखी थी हमने इसमें, जब तीन या तीन से अधिक जीन मिलकर किसी एक लक्षण को नियंत्रित करते हैं तो उसे हम बोलते हैं बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। दो से अधिक जीन भी बोल सकते हो, एक से अधिक या अधिक संख्या के जीन एक कैरेक्टर को नियंत्रित करते हैं, उसको बोला था हमने बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। एग्जाम्पल पढ़ा था इसके अंदर। एक तो ह्यूमन के अंदर स्किन का कलर, मनुष्य में त्वचा का रंग, जो स्किन कलर हमको दिखाई देता है उसको निर्धारित करने का काम तीन या तीन से ज्यादा जीन करते हैं। दूसरा एक एग्जाम्पल पढ़ा था इसका, मनुष्य की लंबाई। जो मनुष्य के अंदर जो लेंथ है, लंबाई पाई जा रही है, उसको कंट्रोल करने का काम भी तीन या तीन से अधिक जीन करते हैं। एक से अधिक भी सिंपल वे में हम बोल सकते हैं, नॉर्मली एक से अधिक, या हम बोल सकते हैं तीन या तीन से अधिक। ठीक है, तो ये कंट्रोल कर रहे थे, इनको बोला था बहुजीनी वंशागति। अब इसी का थोड़ा सा उल्टा फॉर्म जो है वो बहु प्रभाविता के अंदर मिलेगा। बहुजीनी में तो क्या था, एक लक्षण को अधिक जीन कंट्रोल कर रहे थे। बहु प्रभाविता के अंदर क्या हो जाएगा, एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा। एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करता है। तो ऊपर वाले में जो बहुजीनी वंशागति है उसने एक लक्षण को एक से अधिक जीन कंट्रोल कर रहे थे, एक लक्षण को तीन से अधिक जीन कंट्रोल कर रहे थे। लेकिन बहु प्रभाविता में एक जीन एक से अधिक कैरेक्टर्स का या एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करेगा। डेफिनेशन इसकी देखो क्या होगी, जब एक जीन जब एक जीन एक से अधिक एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है। फिनोटाइप को हिंदी में बोलते हैं पर लक्षण प्रारूप, तो उसको प्रभावित करता है। जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है तो इसे बहु प्रभावी जीन तो इसे बहु प्रभावी जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन, पॉलीजेनिक जीन, पॉली प्लियोट्रॉपिक जीन आएगा इसमें। एक सेकंड। बहु प्रभावी जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं तथा इस क्रिया को बहु प्रभाविता कहते हैं। सिंपल सा इसके अंदर जो मैंने याद रखना है थोड़ा, ये जस्ट अपोजिट है बहुजीनी वंशागति का। जब एक जीन एक से अधिक जीनोटाइप को प्रभावित करेगा तो इस प्रकार के जीन को हम बहु प्रभावी जीन कहते हैं। और ये जो क्रिया है या ये जो विशेषता हमको दिखाई दे रही है, इस विशेषता को प्लियोट्रॉपी या बहु प्रभाविता के नाम से जाना जाता है। अब होती क्यों है बहु प्रभाविता,
बहुप्रभाविता का मेन रीजन होता है, तो ये गुण प्रकट क्यों हो रहा है बहुप्रभाविता का? बहुप्रभाविता का मेन कारण, ज्यादातर रीजन जो है, ज्यादातर मामलों में एक जीन का उपापचयी पथ पर प्रभाव है। यानी जो बहुप्रभावी जीन होते हैं, बहु प्रभावी जीन या प्लियोट्रॉपिक जीन जो है, इनमें क्या विशेषता पाई जाती है? ये जीन एक उपापचय परिपथ को प्रभावित करते हैं। ये जीन क्या करते हैं? एक उपापचयी परिपथ को प्रभावित करते हैं। उपापचयी परिपथ होता है मेटाबॉलिक पाथवे। मेटाबॉलिक पाथवे, तो ये जीन क्या करते हैं? एक उपापचयी परिपथ को प्रभावित करते हैं, या मेटाबॉलिक पाथवे को इनके द्वारा इफेक्टेड किया जाता है, या इनके द्वारा क्या किया जाता है? प्रभावित। अब मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत सारी प्रोसेस हो सकती है, यानी एक उपापचयी परिपथ जो है या मेटाबॉलिक पाथवे जो है, उसके अंदर बहुत सारी प्रोसेस या प्रक्रियाएं चलती है। यदि इस जीन के अंदर चेंज आया, तो उस पूरी जो उपापचयी परिपथ है या मेटाबॉलिक पाथवे के अंदर चेंज आएगा, पाथवे परिवर्तन आएगा, जिससे अलग अलग लक्षण प्रारूप उत्पन्न होंगे। तो बहुप्रभाविता का कारण क्या है? बहुप्रभावी जीन एक उपापचयी परिपथ को प्रभावित करते हैं, जिससे जिससे विभिन्न फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं। जिससे विभिन्न फिनोटाइप उत्पन्न होते हैं। भाई हमने अभी ऊपर पढ़ा है कि एक जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करेगा। यानी बहुप्रभाविता में क्या हो रहा है? एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करेगा। अब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण या फिनोटाइप का नियंत्रण क्यों कर पाता है? क्योंकि जो बहुप्रभावी जीन है, ये बहुप्रभावी जीन करते क्या है? एक उपापचयी परिपथ को कंट्रोल करते हैं, पूरे के पूरे एक उपाप मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित करेंगे। जब एक मेटाबॉलिक पाथवे को ये प्रभावित करेंगे, तो उस मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत सारी रिएक्शन हो सकती है। सिंपल समझने के लिए हम बोले एक मेटाबॉलिक पाथवे चल रहा है, ये ए से बन रहा है बी, बी से बन रहा है सी, सी से बन रहा है डी, तो ये मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक पाथवे है। अब यदि जीन के अंदर कुछ चेंज हुआ बहुप्रभावी जीन में, तो इस क्रिया में भी चेंज आएगा, बी से सी बनने में भी चेंज आएगा, सी से डी बनने में भी चेंज आएगा। जब इन तीनों जगह पर चेंज आएगा, तो इसके फिनोटाइप में भी चेंज आएगा, लक्षण प्रारूप अलग दिखेगा। इस क्रिया के कारण जो लक्षण प्रारूप दिख रहा था वो अलग दिखेगा, और उसके कारण भी जो फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप दिख रहा था वो अलग दिखेगा। बहुप्रभावी जीन एक उपापचयी परिपथ को प्रभावित करते हैं, इसलिए इसमें अलग अलग प्रकार के फिनोटाइप इसके अंदर क्या होते हैं? प्रोड्यूस होते हैं। ये इसका मेन क्या होता है? रीजन है। बहुप्रभावी जीन के द्वारा बहुप्रभाविता को उत्पन्न किया जाता है, या अलग अलग प्रकार के लक्षण प्रारूपों को उत्पन्न करने का काम इनके द्वारा किया जाता है। ये मेन रीजन होता है बहुप्रभाविता के प्रकट होने का, अलग अलग लक्षणों के प्रकट होने का। अब इसका एक एग्जाम्पल है बहुप्रभाविता का या प्लियोट्रॉपी का, एक डिजीज हमने पढ़ी थी, फिनाइल कीटोन्यूरिया। यानी जो ये प्लियोट्रॉपी है, एक डिजीज हम पढ़ चुके हैं, फिनाइल कीटोन्यूरिया। विकार के अंदर या रोग के अंदर इसको हमने पढ़ा था। शॉर्ट में इसको बोला जाता है PKU। फिनाइल कीटोन्यूरिया आनुवंशिक बीमारी है। इसमें एक एंजाइम नहीं बनता है, एंजाइम का नाम है फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज। जो ये फिनाइल कीटोन्यूरिया है, इस बीमारी के अंदर आनुवंशिक विकार में एक एंजाइम नहीं बनेगा, जिससे हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन इकट्ठा होने लग जाता है, और उसके डिफरेंट इफेक्ट हमारी बॉडी पर दिखाई देते हैं। तो बहुप्रभाविता का एक एग्जाम्पल फिनाइल कीटोन्यूरिया या कौन सी डिजीज होती है? PKU डिजीज होती है। इस डिजीज में होता क्या है? फिनाइल एलेनिन फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज
फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज, ये एक एंजाइम है। फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम के लिए, के निर्माण के लिए, के निर्माण के लिए उत्तरदायी जीन में, उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन या म्यूटेशन हो जाता है। उत्परिवर्तन, म्यूटेशन बोलते हैं इसको, उत्परिवर्तन हो जाता है। डिटेल में हम पहले पढ़ चुके हैं फिनाइल कीटोन्यूरिया को, जो डिजीज थी ना जेनेटिक डिसऑर्डर्स उसके अंदर। तो फिनाइल कीटोन्यूरिया में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने वाला जो एक जीन है, सिंगल जीन, उत्तरदायी एक जीन, अभी याद रखने हैं, एकल जीन में उत्परिवर्तन है। केवल एक सिंगल जीन के अंदर क्या हो रहा है, उत्परिवर्तन हो रहा है या म्यूटेशन हो रहा है। एक सिंगल जीन में जब उत्परिवर्तन होगा तो उस उत्परिवर्तन के कारण फिनाइल कीटोन्यूरिया रोग हो जाता है। अब इस फिनाइल कीटोन्यूरिया में जीन एक ही है, एक जीन है जो फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है। इसमें म्यूटेशन हुआ तो इसके जो प्रभाव है, इसमें जो फिनोटाइप दिखाई देंगे, एक जीन में उत्परिवर्तन से हमें अनेक लक्षण प्रारूप दिखाई देते हैं। अनेक प्रकार के फिनोटाइप इफेक्ट इसमें दिखाई देंगे। एक एकल जीन में उत्परिवर्तन हुआ, इसमें म्यूटेशन हुआ, तो इससे अनेक प्रकार के हमको क्या दिखाई देंगे, लक्षण प्रारूप। अब कौन कौन से लक्षण प्रारूप हो सकते हैं? पहला तो जिनके अंदर ये बीमारी होगी फिनाइल कीटोन्यूरिया, वे मानसिक रूप से मंद होते हैं, मानसिक मंद होंगे, यानी उनके ब्रेन का डेवलपमेंट सही प्रकार से नहीं हो पाया। एक जीन के अंदर म्यूटेशन हुआ, उस एक जीन का पहला लक्षण प्रारूप उस व्यक्ति के अंदर, नाइल कीटोन्यूरिया वाले व्यक्ति के अंदर क्या क्या दिखाई देगा, मानसिक मंद होंगे, मेंटली रिटार्ड होंगे, ब्रेन का पूरी तरह से कंप्लीट डेवलपमेंट उनके अंदर नहीं हो पाएगा, ब्रेन पूरी तरह से डेवलप नहीं होता है। सेकंड, इसके अंदर क्या कैरेक्टर दिखाई देते हैं, इन रोगियों के बाल कम होने लगते हैं। सेकंड लक्षण प्रारूप या फिनोटाइप क्या दिखाई देगा, बाल कम होगा। फिनाइल कीटोन्यूरिया वाला जो रोगी है उसके अंदर हेयर्स के अंदर कमी आने लगती है। तीसरा, इनकी जो स्किन या त्वचा है, इनकी जो स्किन या त्वचा होती है उस पर रंजकता उत्पन्न हो जाती है। त्वचीय, त्वचीय रंजकता उत्पन्न होना। त्वचीय रंजकता का मतलब होता है, कुछ लोग देखे होंगे जिनमें शरीर पे कहीं कहीं पर व्हाइट व्हाइट स्पॉट या धब्बे होते हैं, उसको बोलते हैं हम त्वचीय रंजकता या एल्बिनिज्म। तो बोला जाता है त्वचीय रंजकता या एल्बिनिज्म। तो एल्बिनिज्म उनके अंदर प्रोड्यूस हो जाएगा, बालों का कम होना स्टार्ट हो जाएगा, मेंटली पूरी तरह से डेवलप नहीं हो पाएंगे, ब्रेन का कम डेवलपमेंट होगा। अब यहाँ पर हुआ क्या, एक जीन में म्यूटेशन हुआ, सिंगल जीन में म्यूटेशन हुआ। जीन कौन सा था, जो हमारी बॉडी में फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाता है। तो उस उत्तरदायी जीन में उत्परिवर्तन हुआ। एक जीन के कारण, एक जीन में उत्परिवर्तन के कारण तीन तरह के लक्षण हमको दिखाई दिए। वो व्यक्ति, पहला तो मानसिक रूप से क्या हो गया, मंद हो गया, पहला लक्षण प्रारूप। दूसरा, उसके शरीर पर बालों में कमी आ गई, दूसरा। तीसरा, उसके अंदर त्वचीय रंजकता या एल्बिनिज्म उत्पन्न हो गया। तो यहाँ एक जीन ने एक से अधिक लक्षणों को प्रभावित किया। इस प्रकार के जीनों को सॉरी, इस प्रकार के जीनों को हम बहुप्रभावी जीन कहते हैं। और इस प्रकार की विशेषता को या इस प्रकार की क्रिया को बहु प्रभाविता के नाम से इसको, या प्लियोट्रॉपी के नाम से इसको जाना जाता है। तो ये तो हमारे बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉपी के बारे में है कि प्लियोट्रॉपी क्या होती है या बहु प्रभाविता क्या होती है। एक बार फिर से इसको समझ लो। एक हमने पढ़ा था कल के लेक्चर में, पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागति। पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस के अंदर क्या हुआ था,
एक लक्षण को तीन या तीन से अधिक जीन क्या कर रहे थे, कंट्रोल कर रहे थे। एग्जाम्पल हमने पढ़ा था ह्यूमन के अंदर स्किन के कलर, ह्यूमन की लेंथ, इन सब में क्या पाई जा रही है, बहुजीनी वंशागति या पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस मिलता है। यहाँ पर बहु प्रभाविता में क्या होगा, जब एक जीन एक से अधिक लक्षणों का नियंत्रण करेगा, उसे हम क्या बोलेंगे, बहु प्रभाविता के नाम से उसको जाना जाता है। जब एक जीन एक से अधिक फिनोटाइप को प्रभावित करता है, लक्षण प्रारूप को प्रभावित करता है, इस प्रकार के जीन को बोलेंगे बहु प्रभावी जीन, प्लियोट्रॉपिक जीन। और इस क्रिया को बोला जाता है बहु प्रभाविता या प्लियोट्रॉपी। एक दूसरे के जस्ट अपोजिट है प्लियोट्रॉपी और पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस। अब इसमें क्या हुआ, बहु प्रभाविता में, बहु प्रभाविता के अंदर क्या हो रहा है, क्यों कर पा रहा है ये एक जीन, एक जो बहु प्रभावी जीन है वो एक मेटाबॉलिक पाथवे को प्रभावित करता है, यानी केवल एक रिएक्शन को प्रभावित नहीं कर रहा है, वो पूरी रिएक्शन की एक सीरीज को इफेक्ट करता है। पापची परिपथ या मेटाबॉलिक पाथवे को इफेक्ट करेगा। अब मेटाबॉलिक पाथवे में बहुत सारी क्या चलती है, रिएक्शन। तो एक रिएक्शन प्रभावित नहीं होगी, बहुत सारी अभिक्रियाएं प्रभावित होती है, बहुत सारी क्रियाएं प्रभावित होती है। और जब अलग अलग प्रकार की क्रियाएं प्रभावित हो रही हैं, उनके कारण अलग अलग प्रकार के क्या दिखाई देते हैं, फिनोटाइप या लक्षण प्रारूप हमें दिखाई देते हैं। एग्जाम्पल है इसका, एक आनुवांशिक विकार है फिनाइल कीटोन्यूरिया, पीकेयू शॉर्ट में बोला जाता है। इस डिजीज में क्या होता है, फिनाइल एलेनिन हाइड्रोक्सिलेज एंजाइम को बनाने के लिए जो उत्तरदायी जीन है, उसके अंदर क्या होगा, म्यूटेशन होगा। एकल जीन उत्परिवर्तन का एग्जाम्पल है, एक जीन में उत्परिवर्तन हो रहा है यहाँ पर। एक जीन में उत्परिवर्तन हुआ लेकिन इसने एक से अधिक लक्षण प्रारूप को प्रभावित किया। फिनाइल कीटोन्यूरिया वाले पर्सन मानसिक रूप से मंद होते हैं, मेंटली रिटायर्ड होते हैं, ब्रेन अनडेवलप्ड होता है उनका। सेकंड लक्षण इफेक्ट किया, बाल उनके कम होते हैं। तीसरा कैरेक्टर या फिनोटाइप इफेक्ट किया, त्वचीय रंजकता, शरीर पर धब्बे, जगह जगह सफेद धब्बे उत्पन्न हो जाएंगे, जिसे एल्बिनिज्म कहते हैं। एक जीन जब एक से अधिक लक्षणों को इफेक्टेड करे तो उसे बोलते हैं हम प्लियोट्रॉपी। और एक लक्षण को जब एक से अधिक जीन कंट्रोल करें तो उसको हम बोलते हैं पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस या बहुजीनी वंशागत। ये दोनों के अंदर पाए जाने वाले डिफरेंस है। अब लास्ट इस चैप्टर के अंदर हमको पढ़ना है, एक हमने पढ़ा था डोमिनेंस या प्रभाविता। तो प्रभाविता संकल्पना का या प्रभाविता का स्पष्टीकरण दिया गया साइंटिस्ट के द्वारा। ये बताया गया कि प्रभाविता किस प्रकार से उत्पन्न होती है। तो नेक्स्ट जो हमारी हेडिंग है, प्रभाविता संकल्पना का स्पष्टीकरण। प्रभाविता संकल्पना का, यानी जो डोमिनेंस हमने पढ़ा था या प्रभाविता हमने पढ़ा था, वो किस प्रकार से उत्पन्न होती है उसको समझाने के लिए साइंटिस्ट ने उसका स्पष्टीकरण दिया, उसका क्लियरिफिकेशन दिया, उसके बारे में हमें इसके अंदर पढ़ना है। अब इसमें देखो क्या है, हमें हम सबको पता है जीन में विशेष लक्षण को प्रकट करने की सूचना उपस्थित होती है। कोई भी जीन है तो जीन के अंदर विशेष लक्षण को विशेष लक्षण को अभिव्यक्त करने की या प्रकट करने की सूचना उपस्थित होती है। कोई भी जीन है उसके अंदर विशेष लक्षण को प्रकट करने की सूचना उपस्थित है। जीन के अंदर ये इंफॉर्मेशन होती है कि उसे किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को प्रकट करना है, किस पर्टिकुलर कैरेक्टर को दिखाना है। द्विगुणित जीव जो होते हैं, जैसे हम डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है, हमारे अंदर 2n क्रोमोसोम पाए जा रहे हैं। तो द्विगुणित जीव जो है या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो है, द्विगुणित जीवों में, द्विगुणित जीवों में जिनकी सेल में क्रोमोसोम पेयर में मिलता हो उनको बोलते हैं द्विगुणित जीव। हम जैसे हम द्विगुणित जीव हैं। द्विगुणित जीवों में
एलील के जीन के दो एलील पाए जाते हैं, या हम यह बोल सकते हैं द्विगुणित जीवों में एलील के जोड़े के रूप में, एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के, प्रत्येक जीन के दो फॉर्म या दो प्रारूप होते हैं। डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एलील हमने पढ़ा था, एक ही जीन के जो विकल्प होते हैं, जैसे प्लांट की लेंथ है, लंबाई के लिए जो जीन है उसके दो विकल्प है, टी कैपिटल टी पौधा लंबा होगा, स्मॉल टी पौधा छोटा होगा, तो इस एलील जो है पेयर के रूप में मिलते हैं। और द्विगुणित या डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म में एलील के जोड़े के रूप में या एलीलोमॉर्फ के रूप में प्रत्येक जीन के दो प्रारूप उपस्थित होते हैं, दो फॉर्म उपस्थित होते हैं। एग्जाम्पल के लिए समझ सकते हो, लंबाई के लिए कैपिटल टी, और बौनेपन के लिए दूसरा जीन, लंबाई के लिए एक जीन तो कैपिटल टी है और दूसरा जीन कौन सा डिटरमिनेट करता है, स्मॉल टी। अब ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एलील के जोड़े एक जैसे हो। नेक्स्ट पॉइंट इसका क्या है, ये आवश्यक नहीं है, यह आवश्यक नहीं है कि एलील, एलील को हिंदी में बोलते हैं युग्म विकल्पी, कि एलील के, ये आवश्यक नहीं है कि एलील के जोड़े में जीन, जोड़े में जीन हमेशा एक समान है, हमेशा एक समान है। अब यहाँ ये जो लाइन है ना, इसका मतलब है जनरली जो होता है, एक हमने जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी का एग्जांपल ले, एक हमने लिखा कैपिटल टी, कैपिटल टी, तो एलील का एक जोड़ा है, दोनों जीन समान है। एक हमने दूसरा लिख दिया स्मॉल टी, स्मॉल टी, ये भी एलील का एक जोड़ा है, दोनों जीन समान है, नॉर्मल कंडीशन में होगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि एलील के जोड़े में जीन हमेशा एक समान हो, तो ये कंडीशन क्या है, कैपिटल टी स्मॉल टी। ये भी हो सकता है जीनों की पेयरिंग जब होगी तो कैपिटल टी स्मॉल टी आता है, F1 जनरेशन के अंदर हमने पढ़ा है। तो तीनों तरह की कंडीशन हो सकती है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, ये दोनों तो हो गई इसकी समयुग्मजीय अवस्था, होमोजाइगस कंडीशन, समयुग्मजीय अवस्था, या इसी को हम बोलते हैं होमोजाइगस। दोनों जीन समान है युग्मकल्पी के, इसलिए समयुग्मजी। और ये जो कंडीशन हमको दिखाई दे रही है, विषम युग्मजी अवस्था, विषम युग्मजी, या इसको क्या बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस, हेटेरोजाइगस कंडीशन इसको हम बोल सकते हैं। जरूरी नहीं है एलील के पेयर में जीन हमेशा सेम हो, यहाँ तो सेम दिख रहे हैं हमको, यहाँ पर दोनों सेम दिख रहे हैं, यहाँ पर दोनों सेम दिख रहे हैं, लेकिन जरूरी नहीं है दोनों सेम हो। कभी कभी कौन सी कंडीशन भी आती है, एक जीन अलग होगा दूसरा जीन अलग होगा, कैपिटल टी टी होगा कैपिटल टी स्मॉल टी होगा, इसको हम विषम युग्मजीय अवस्था, या इसको हम कौन सी कंडीशन बोल सकते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन इसको बोलेंगे। अब इनमें क्या है, अभी जो चेंज जो आता है ना, वो म्यूटेशन या उत्परिवर्तन के कारण आता है। अब कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजीय अवस्था में भी जीन पाए जा सकते हैं, सिंपल सा हमको याद रखना है। ये जरूरी नहीं होता है कि एलील के जोड़े में दोनों जीन समान हो, वो दोनों जीन अलग अलग हो सकते हैं। एग्जाम्पल अभी हमने देखा, कैपिटल टी टी स्मॉल टी टी समयुग्मजीय कंडीशन है, एलील के जोड़े में जीन एक समान है, लेकिन कैपिटल टी स्मॉल टी विषमयुग्मजीय है जिसमें जोड़े में जीन एक समान नहीं है। अब एक एग्जाम्पल से हम प्रभावितता की संकल्पना को समझते हैं कि प्रभावितता की संकल्पना में होता क्या है। अब इसके अंदर देखो क्या है, मान लो एक ऐसी जीन को हमने लिया जिसमें एक विशेष एंजाइम उत्पन्न करने की सूचना है। यानी एक ऐसी जीन को हम लेते हैं, एक ऐसी जीन को हमने लिया है जिसमें
जिसमें विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की क्षमता उपस्थित है। तो जीन एंजाइम कैसे उत्पन्न करेगा? जीन डिसाइड करेगा कौन सा प्रोटीन बनेगा, और वो प्रोटीन डिसाइड करेगा किस प्रकार के एंजाइम को बनाया जाएगा। और इस जीन के, यानी जो जीन हमने लिया है, एक ऐसी जीन ली है जिसमें विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की क्षमता है, इसके दो एलिलिक रूप है। इस जीन के कितने एलिलिक रूप है हमारे पास? दो एलिलिक फॉर्म या दो एलिलिक रूप इसके हमारे पास पाए जा रहे हैं। यानी इसके कितने एलील है? दो एलील हमारे पास प्रेजेंट है। अब मान लेते हैं इसका जो सामान्य एलील है, तो एक तो सामान्य दो तरह के एलील होते हैं, पहले एलील में क्लियर कर लो। एलील जो है या विकल्पी जो है, दो तरह के होते हैं। एक एलील होता है वाइल्ड एलील, या हम बोल सकते हैं वन्य एलील। पहला तो एलील का टाइप होता है एक वन्य एलील, या इसी को बोला जाता है वाइल्ड एलील। दूसरा होता है उत्परिवर्ती एलील। उत्परिवर्ती एलील, म्यूटेट म्यूटेटेंट एलील। अब होते क्या है, ये किसी भी कोई भी जीन जो सबसे पहले प्रोड्यूस हुआ है। वाइल्ड एलील का मतलब है कोई भी ऐसा जीन जो सबसे पहले बना है, यानी अर्थ पर किसी भी जीव में जो सबसे पहले एलील या जीन बन रहा है, उसको बोलेंगे हम वाइल्ड एलील। सबसे पुराने एलील, सबसे पुराने जीन को हम वाइल्ड एलील कहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी में कैपिटल टी वाइल्ड एलील है। कैपिटल टी कौन सा एलील है? वाइल्ड एलील, सबसे पहले बना है। जब इस वन्य एलील में म्यूटेशन होता है, वाइल्ड एलील में उत्परिवर्तन होता है, तो उससे उसका उत्परिवर्ती एलील बनता है। जैसे इसका उत्परिवर्ती एलील कौन सा हो गया? स्मॉल टी। यानी पहले जब स्टार्टिंग में प्लांट के अंदर केवल ये जीन था कैपिटल टी। इस कैपिटल टी जीन में उत्परिवर्तन से या म्यूटेशन से कौन सा जीन भी उत्पन्न हुआ पौधों में? स्मॉल टी। इसको बोल दिया हमने वाइल्ड एलील, और इसको हमने बोल दिया कौन सा एलील? म्यूटेटेंट एलील। म्यूटेटेंट एलील, सामान्य एलील भी इसको बोला जाता है। तो दो एलीलिक ग्रुप पाए जा रहे हैं। जो हमने जीन लिया है उसके अंदर कितने फॉर्म पाए जा रहे हैं? दो एलीलिक फॉर्म उसके अंदर प्रेजेंट है। एक जो एलील है, इसका जो एक सामान्य एलील है, दो एलीलिक फॉर्म में से एक सामान्य एलील, इसका दो एलीलिक फॉर्म में से एक सामान्य एलील जो है, वो क्या करता है? एक ऐसा एंजाइम उत्पन्न करता है जो सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक है। सामान्य एलील सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट बोलते हैं क्रियाकारक को, सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करता है। आवश्यक एंजाइम उत्पन्न करता है। सबस्ट्रेट को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से। सबस्ट्रेट की स्पेलिंग एस से शुरू हो रही है ना, तो इसको कुछ रिप्रेजेंट कर सकते हैं एस से। तो इसका जो दो एलिलिक फॉर्म हमको दिखाई दे रहे हैं, उसमें एक एलिलिक फॉर्म जो है, वो एक एलिलिक फॉर्म क्या कर रही है? सबस्ट्रेट का जो रूपांतरण है उसके लिए आवश्यक एंजाइम को उसके द्वारा क्या किया जा रहा है? उत्पन्न किया जा रहा है। तो दो एलिलिक फॉर्म है इस जीन की, एक सामान्य है, एक उत्परिवर्त, एक वन्य टाइप की है। तो सामान्य एलील जो है सबस्ट्रेट के रूपांतरण के लिए क्या कर रहा है? आवश्यक एंजाइम को उत्पन्न करने का काम करता है। और रूपांतरित एलील किसी एक परिवर्तन के लिए, यानी ये एक सामान्य एलील ने तो ये काम कर दिया। एक सेकंड रखना है।
एक एलील ने तो क्या कर दिया, वन्य प्रकार के एलील ने, इसको सामान्य की जगह हम समझने के लिए क्या करते हैं, जिससे क्या कंफ्यूजन नहीं होगा। इसमें जो एक एलील है, इसमें तो क्या कर दिया, वन्य प्रकार के एलील का या वाइल्ड एलील या पुराने एलील का काम क्या है, दो एलीलिक फॉर्म है इसकी, एक वन्य प्रकार या वाइल्ड, और दूसरी कौन सी है, उत्परिवर्ती प्रकार। अब इसमें से वन्य प्रकार का एलील क्या करता है, कोई भी सबस्ट्रेट या क्रिया कारक है उसके रूपांतरण के लिए आवश्यक एंजाइम को उत्पन्न करता है, इसका काम ये है कि क्रिया कारक है उसको बदलने के लिए आवश्यक एंजाइम को प्रोड्यूस करेगा। जबकि दूसरा जो एलील है इसका, उत्परिवर्ती एलील, जिसको अपन ने बोला उत्परिवर्ती एलील, या इसी को हम रूपांतरित एलील भी बोल सकते हैं, उत्परिवर्ती को क्या बोल सकते हैं, मॉडिफाइड, क्योंकि इसके अंदर चेंज हुआ है। तो मॉडिफाइड एलील या उत्परिवर्ती एलील जो है वो निम्न तीन परिवर्तनों के लिए उत्तरदायी है, वो तीन परिवर्तनों को संपन्न कराता है, तीन परिवर्तनों को क्या कराएगा वो, संपन्न कराएगा। ये समझने के लिए है ना, ये क्या कर रहा है, ये जो है उत्परिवर्ती एलील तीन प्रकार के परिवर्तनों को संपन्न कराता है। अब उत्परिवर्ती या म्यूटेंट या रूपांतरित एलील कौन कौन से परिवर्तन करा सकता है, इसकी पॉसिबिलिटी क्या है, एक तो ये क्या बनाए, सामान्य एंजाइम बनाए। पहला तो काम ये क्या कर सकता है, पहला परिवर्तन कि ये किसका निर्माण कर दे, सामान्य एंजाइम का। जो वन्य एलील कर रहा था, वाइल्ड एलील कर रहा था, वैसा काम ही उत्परिवर्ती एलील करे, सामान्य एंजाइम को बनाए। या दूसरा काम ये क्या कर सकता है, जो उत्परिवर्ती एलील है ये अक्रियाशील, ये क्या करे, अक्रियाशील एंजाइम को बना दे, अक्रियाशील एंजाइम का निर्माण ये कर दे, अक्रियाशील एंजाइम को फॉर्म कर दे, अक्रियाशील एंजाइम का ये निर्माण कर दे। इस प्रकार के एलील को जो सामान्य एंजाइम, पहला तो क्या कर सकता है चेंज, या तो सामान्य एंजाइम बना देगा म्यूटेंट एलील जो है, या ये अक्रियाशील एंजाइम बना देगा, या तीसरा काम ये क्या कर सकता है, एंजाइम को बनने ही ना दे, एंजाइम की अनुपस्थिति, एंजाइम की अनुपस्थिति। तो तीन तरह के चेंजेस उत्परिवर्तित एलील या म्यूटेंट एलील कर सकता है। केवल यहाँ तक का याद रखना है, एक बार मैं इसको रिवाइज कर देता हूँ, आगे अपन इसको कल कंप्लीट कर देंगे, थोड़ा सा और बचा है इसमें, और नेक्स्ट 6 चैप्टर को भी कल से स्टार्ट करेंगे, है ना। अब इसमें हुआ क्या है देखो, हमने पढ़ा था प्रभाविता की संकल्पना में क्या हो रहा है, जनरल हमने पढ़ा है एक जीन एक विशेष लक्षण को प्रकट करने की सूचना को रखता है, जीन में एक विशेष कैरेक्टर या लक्षण जो है वो पाया जाता है। द्विगुणित जीवों में, द्विगुणित जीव बोला जाता है 2n, जिनमें डिप्लॉयड सेट होते हैं। एलील के जोड़े के रूप में प्रत्येक जीन के दो प्रारूप होते हैं, जैसे दो प्रारूप ये देख रहे हैं हम, एक लंबाई का जो जीन है उसके दो प्रारूप हैं, एक कैपिटल टी है, दूसरा कौन सा है, स्मॉल टी है। अब ये जरूरी नहीं है कि एलील के जोड़े में जीन हमेशा एक समान हो, भाई ये समान है चलो ठीक है, ये समान है ठीक है, लेकिन यहाँ ये दोनों जीन एलील के जोड़े में एक दूसरे से क्या अलग अलग है, असमान है। ऊपर वाले दो को बोल दिया हमने समयुग्मजी होमोजाइगस, नीचे वाले को बोल दिया हमने विषमयुग्मजी, या फिर क्या बोला है, हेटेरोजाइगस। अब इसके एग्जाम्पल को हम कैसे समझ सकते हैं, मान लिया एक ऐसी जीन है जिसमें विशेष एंजाइम को उत्पन्न करने की क्षमता उपस्थित है, समझने के लिए हम ये एग्जाम्पल ले रहे हैं। इस जीन के दो एलीलिक फॉर्म है, एक वाइल्ड फॉर्म है, एक म्यूटेंट फॉर्म है, वन्य प्रकार है, एक कौन सा उत्परिवर्ती प्रकार है। अब होते क्या है, ये एलील का ऐसा, जीन का ऐसा प्रकार जो सबसे पहले